सीक्रेट एजेंसी। इस नंबर 9 वुल्फ गैंग क्रूगर एक तवील कामत और भारी भरकम आदमी था। इसकी उम्र 52 के लगभग रही होगी। वो इस वक्त रॉबर्ट के होटल के कमरे में कुर्सी पर बैठा सईदा कैंप के बारे में रॉबर्ट की दी हुई फाइल का मुताला कर रहा था। बिलाखिर वो फाइल बंद करते हुए कुर्सी से उठ गया। सॉरी मिस्टर रॉबर्ट, वो मध्यम लहजे में बोला, हम कोई सौदा नहीं हो सकता। रॉबर्ट के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। वो डबल बेड की दूसरी तरफ खड़ा उलझी हुई निगाहों से क्रूगर को देख रहा था। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें इस फाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है? इसने क्रूगर के हाथ में पकड़े हुए फाइल की तरफ इशारा किया। हमें दिलचस्पी तो है, क्रूगर ने फाइल पलंग पर फेंकते हुए जवाब दिया, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि हमें इन इतलात की अशद ज़रूरत है। लेकिन मसला यह है कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं कर सकता। इसने रॉबर्ट की तरफ देखा जो गहरी नज़रों से इसके चेहरे के तासुरात का जायजा ले रहा था। रॉबर्ट को अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि क्रूगर अंदर से तजब्जुब का शिकार था। देखो रॉबर्ट, क्रूगर ने बात जारी रखी, हम दोनों दोस्त हैं और अक्सर इकट्ठे ही काम भी कर चुके हैं, लेकिन ऊपर से सख्त हदायत हैं कि तुमसे ज़्यादा ताउन न किया जाए। हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि अरब दुनिया से करीबी रवाबत और गहरे ताल्लुकात उस्तवार किए जाए। मैं ज़ाती तौर पर इसने यकायक जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं समझ रहा हूँ, रॉबर्ट ने कहा। इसे समझने में देर नहीं लगी थी कि जर्मिया के मंसूबे का पहला हिस्सा बुरी तरह नाकाम हो चुका था। बहरहाल मकसद बरारी के लिए नहीं जमली से काम लेना था, लेकिन हम समझते कि हालात खा कुछ भी हों, हम लोगों से ज़्यादा ताउन किया जाए। इसने बिस्तर पर झुककर फायर उठा लिया। उसे क्रूगर तो बढ़ाते हुए बोला, कोई सौदेबाजी नहीं होगी। अपने एक पुराने दोस्त की तरफ से इस फाइल को तोहफा समझकर कबूल कर लो। इस मर्तबा क्रूगर के हैरान होने की बारी थी। वो चंद लम्हे उलझी हुई निगाहों से देखता रहा। वो यहूदियों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था कि वो बिला मकसद किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाते। वो होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, इस शुक्र है मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। बीएनडी का डायरेक्टर इस फाइल को देखकर यकीनन बहुत खुश होगा और तुम्हारा एहसानमंद। भूल जाओ इसे। रॉबर्ट इसकी बात काट दी। ये सब कुछ वो जर्मिया की हिदायत के मुताबिक कर रहा था। वैसे बाय द वे, तुमने मोगादिशु वाला किस्सा तो सुना होगा। मोगादिशु? क्रूगर ने हैरत से देखा। मैं समझा नहीं। ओह, रॉबर्ट ने कंधे उचकाए। तो ये बात अभी तक नहीं पहुंची तुम तक? मेरा ख्याल था कि तेल अवीव में तुम्हारे सफारत खाने ने इस सिलसिले में तुम लोगों को बाखबर रखा होगा। इसने खामोश होकर सिगरेट सुलगाए बात जारी रखी। इसराइली टेलिविजन स्काईजैक रेस्क्यू ऑपरेशंस की एक खुसूसी फिल्म तैयार कर रहा है। इस प्रोग्राम को एंटी बे से मोगादिशु तक का नाम दिया गया है, जिसमें इंडियन रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर की कहानी बयान की गई है। इनके ख्याल में ये प्रोग्राम तारीख का एक अहम मोड़ साबित होगा। अच्छा आइडिया है, क्रूगर ने कहा। मोगादिशु का एंटी बे के इस रेस्क्यू ऑपरेशन से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। एंटी बे का ऑपरेशन तुम लोगों की जहानत और दुनिया का अनोखा तरीन ऑपरेशन था, जबकि मोगादिशु एक सीधा सादा सा ऑपरेशन था। दरसिनी हैजाकर लिफ्थांसा का एक हवाई जहाज अगवा करके मोगादिशु ले गए थे, जहाँ हमारे छापामारों के स्पेशल यूनिट ने जहाज पर हल्ला बोल के ये खेल खत्म कर दिया था। इसमें हमारे आदमी ने कमोबेश वही तरीका इख्तियार किया था जो तुम्हारे आदमी ने बिन गोरियन एयरपोर्ट पर सबीना एयरलाइन के जहाज को छुड़ाने के लिए इख्तियार किया था। बिल्कुल यही बात है, रॉबर्ट बोला। इसराइली टेलीविजन यही सब कुछ दिखाना चाहता है, इस वजाहत के साथ कि तुम लोगों ने मोगादिशु में जो ऑपरेशन किया था, इसमें मोसाद के 4 एजेंटों ने भी हिस्सा लिया था। क्रूगर का चेहरा धुआं हो गया। इसराइली एजेंट तुम्हें किससे बताया? इसलिए तो मैं पूछना चाहता था कि तुम्हें सब कुछ मालूम है या नहीं। रॉबर्ट ने इसके तासुरात से लुत्फअंदोज होते बात जारी रखी। इसराइली टीवी की इस खुसूस फिल्म के प्रोड्यूसर का कहना है कि इसे सब कुछ एक इसराइली रिपोर्टर से मालूम हुआ था, जिसने कुछ अरसा कबल मोगादिशु में ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीम के एक रिटायर्ड मेंबर का इंटरव्यू लिया था। प्रोड्यूसर इस सिलसिले में तेल अवीव में जर्मन सफीर से मिलकर इसकी सरकारी राय भी मालूम करना चाहता था। इसने हमारी सरकारी राय भी मालूम करना चाहिए थी, लेकिन तुम तो जानते हो कि मोसाद किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। खत्म करो ये ड्रामेबाजी। क्रूगर के लहजे में नागवारी थी। तुम लोग क्या हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मोगादिशु मिशन में मोसाद के एजेंटों की शमूलियत एक सरकारी राज है, जिसे तश्त अज़बाम करने का तुम लोगों को कोई हक हासिल नहीं। अगर किसी तरह ये राज खुल गया तो अरब दुनिया से हमारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। टहलता हुआ खिड़की के करीब पहुंच गया। वो रॉबर्ट के देखे बगैर बात जारी रखी। अखबार जो सुर्खियाँ लगाएंगे, मुझे इनका भी अच्छी तरह अंदाज़ा है। इसराइली एजेंटों ने मुस्लिम सोमालिया में अरब हाईजैकरों को मौत के घाट उतारने और गिरफ्तार करने में जर्मनों की मदद की थी। गज़ब खुदा का कि इस राज के इंकिशाफ के बाद हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल रहेंगे। लेकिन रॉबर्ट बोला, वो समझ गया था कि इसने रूस से कुछ ज़्यादा ही दबाव डाल दिया है। हमारे टेलीविजन प्रोग्राम में ज़रा सी तब्दीली हो सकती है। मसलन ये बताया जाएगा कि मोसाद के एजेंटों ने इस रेड में हिस्सा अमली तौर पर नहीं लिया, बल्कि हाईजैकरों से निपटने के लिए जर्मनों को मशवरे दिए थे। बात तो एक ही है। क्रूगर का लहजा बदस्तूर था। बहरहाल तुम चाहते हो क्या? ये हमसे किसी किस्म का कोई इंतकाम है क्या?
नहीं, ये कोई इंतकाम नहीं है। रॉबर्ट के होंठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसे तुम ब्लैकमेल भी कह सकते हो। हमने तुमसे एक ऐसे दहशतगर्द का फाइल मांगा था जो इसराइल के खिलाफ खौफनाक किस्म की सरगर्मी में मसरूफ है, लेकिन तुम लोगों ने महज इसलिए इनकार कर दिया कि तुम्हें अरबों से मिलने वाले तेल की फिक्र थी। तुमने मुझसे ही मिलने से इनकार कर दिया था कि जर्मन दहशतगर्दों को यह फाइल तुम्हें खींच लाया, इसलिए बिस्तर में पड़े फाइल की तरफ इशारा किया। लेकिन अगर तुम मतलूबा फाइल हमारे हवाले कर दो तो ना सिर्फ ये फाइल तुम्हें दे दिया जाएगा, बल्कि हम मोगदेशो के बारे में अपना टेलीविज़न का प्रोग्राम मनसूख कर देंगे। इनकार की सूरत में ना सिर्फ वो प्रोग्राम टेलीकास्ट हो जाएगा, बल्कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम 50 वर्षों में भी अरबों को यकीन नहीं दिला सकोगे कि अरबों के खिलाफ हर कार्रवाई में जर्मनों का हाथ नहीं है। वो चंद लम्हों तक खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते बोला, मैं तुम्हारे एहसास समझ रहा हूँ क्रूगर, लेकिन तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अल्फ्रेड मिलर इसराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है। मैं ये भी समझता हूँ कि तुम सिर्फ अपने आला हुकाम से अहकामात की तामील कर रहे हो। क्रूगर खामोश खड़ा बार बार मुट्ठियाँ भींच रहा था। फिर आखिर वो गहरा सांस लेते हुए बोला, मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, तुम इसी कमरे से फ़ोन कर लो, मैं थोड़ी देर के बाहर निकल जाता हूँ। रॉबर्ट ये कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। इसके होंठों पर बड़ी मायनेखेज मुस्कुराहट थी। इसने सिगरेट सुलगा ली और राहदारी से गुजरती वेट्रेस को घूरने लगा। ठीक 15 मिनट के बाद क्रूगर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। अल्फ्रेड मिलर का फाइल तुम्हें 2 घंटों में मिल जाएगा, इसने रॉबर्ट को देखे बगैर कहा और तेज कदम उठाए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो दरअसल फाइल नहीं 4 सफ़ों पर मुश्तमिल कंप्यूटर का प्रिंट आउट था। गुज़श्ता सालों में जब से मगरबी ममालिक ने सीक्रेट सर्विस के मामलात में एक दूसरे से ताउन शुरू किया था, हर मुल्क की सीक्रेट सर्विस ने अपने फाइल 2 ज़ुबानों में कंप्यूटराइज कर लिए थे, एक तो मकामी ज़बान में, दूसरा इंग्लिश में। क्रूगर ने इस फाइल के इंग्लिश और जर्मन वीएन रॉबर्ट के हवाले कर दिए थे। आधी रात के बाद रॉबर्ट ने तल अवीव पहुंचते ही जर्मिया ने मोसाद के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहों की एक हंगामी मीटिंग तलब कर ली थी। ये इसके अपने खास आदमी थे। जर्मिया ने अपने इस हमायती ग्रुप को फोरम 1 का नाम दे रखा था। इस फोरम के मेंबर के सामने अल्फ्रेड मिलर के फाइल की एक फोटोकॉपी पड़ी थी। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल इस फाइल में मुतज़ाद इत्तलात थी, जिससे ना तो इसकी कौमियत का अंदाज़ा होता था और ना ये कि इसकी असलियत क्या थी। एमू सेंफर रिपोर्ट पढ़ने के बाद वहाँ बैठे बैठे अपने साथियों के चेहरों का जायजा लेने लगा। जर्मिया सर झुकाए स्याह रंग की एक छोटी सी नोटबुक में कुछ लिखने में मसरूफ था। जर्मिया के पास स्याह रंग की एक ऐसी मुतअद्दिद नोटबुक्स थी, लेकिन आज तक किसी और को इसने छूने का मौका नहीं मिला था। कहा जाता था कि ये नोटबुक्स दरअसल जर्मिया की लाइफ इंश्योरेंस थी, जो इसके दुश्मनों को इससे दूर रखती थी। इसमें शुबा नहीं था कि जर्मिया की इन नोटबुक्स की हैसियत न सिर्फ इसराइल बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी डायनामाइट की हैसियत रखती थी। इसराइल का कोई राज ऐसा नहीं था जो जर्मिया के इन डायरियों को महफूज ना हो। जर्मिया की दाएं तरफ कैथी बैठी हुई थी, अपने साथ लाई हुई 2 फाइलों से रेफरेंस चेक कर रही थी। हैनवर की सीट डेविड राथ और राफेल ओवेस के दरमियान थी। उन दोनों के दरमियान बैठा अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। जर्मिया के इस्तीफे और ओवेस के मुसाद के मुतवक्को सरबराह होने की अफवाह ने इसराइली इंटेलिजेंस में खलबली सी मचा दी थी। हालांकि आम ख्याल ये था कि रात को जर्मिया का जानशीन मुकर्रर किया जाएगा। हाँ, जर्मिया नोटबुक बंद करते हुए कैथी की तरफ देखकर बोला, क्या ख्याल है कैथी? ये रिपोर्ट नहायत गैर वाज़ेह और मुबहम है, कैथी ने जवाब दिया। सलामा की फाइल के मुताबिक अल्फ्रेड मिलर की सरगर्मियों की कुछ तारीखें तो मुताबिकत रखती हैं। मसलन इस रिपोर्ट के मुताबिक अल्फ्रेड मिलर मई 1960 में पेरिस में होने वाले स्टूडेंट के इनकलाब के मौका पर वहाँ मौजूद था और उस वक्त सलामा भी वहीं था। इसने पीएलओ की तरफ वहाँ एक प्रोपेगेंडा कैंप भी लगाया था। अल्फ्रेड मिलर 1970 में बर्लिन में था, जबकि मिलर इन दिनों वहाँ जर्मनी के दाएं बाजू से तल्लुक़ रखने वाले तलबा को जमा करके अल-फतह के हमायती ग्रुप बना रहा था। अगस्त 1972 में अल्फ्रेड को म्यूनिख में देखा गया था और इन्हीं दिनों सलामा भी वहीं सितंबर में होने वाले ओलंपिक के दौरान इसराइली खिलाड़ियों के अगवा और कत्ल का मंसूबा बना रहा था। यह भी सुनने में आया था कि सलामा के इस मंसूबे में अल्फ्रेड मिलर ने भी इसकी बड़ी मदद की थी। इस रिपोर्ट और सलामा की फाइल से ये बात बहरहाल साबित होती है कि वो पिछले 10 साल में मुतअद्दिद मुकामात पर इकट्ठे देखे गए हैं। कैथी के खामोश होते अल्फ्रेड के बारे में इस रिपोर्ट पर गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। मुझे यकीन है, डेविड राथ कह रहा था, अल्फ्रेड इसराइली खिलाड़ियों के कत्ल में ज़रूर मुलविस रहा होगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मंसूबा इसी ने बनाया था। वो इस हंगामे में खुलकर सामने नहीं आया। बसूरत दीगर जर्मनों के पास इसके बारे में मालूमात होती। मैं अब तक इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि वो एक सेकंड रेट दहशतगर्द है, जो दूसरे जर्मन दहशतगर्दों की तरह कातिल भी हो सकता है, लेकिन इससे जाहिर होता है कि वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जर्मन ने इसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन सवाल तो यह है कि वो इसराइल के खिलाफ क्या कर सकता है। डेविड ने बात जारी रखी, मुझे स्पाइडर की वो रिपोर्ट याद है जिसके मुताबिक अल्फ्रेड मिलर ने यासिर फात से कहा था
कि वो यहूदियों से आखिरी इंतकाम लेगा। वो सलामा का दोस्त था जिसकी मौत का इसे गहरा सदमा पहुंचा है। इसका खौफनाक से खौफनाक इंतकाम ये हो सकता है कि वो किसी यहूदी की मदद से कत्ल का कोई मनसूबा बनाकर इस पर अमल कर डाले। लेकिन जेरेमिया ने कुछ कहना चाहा, मगर डेविड ने इसकी बात काट दी। पहले मुझे अपनी बात ख़त्म कर लेने दो, वो बोला। अगर वो किसी के कत्ल का मनसूबा बना रहा है तो हमें इसके मुताबिक प्लानिंग करनी चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जिसके कत्ल से इसके मुल्क का वजूद ही ख़त्म हो जाए। लिहाजा हमें क़यास आराइयों के बजाय हकीकत से करीब तर रहकर सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए। मैं डेविड की राय से इत्तफाक करता हूँ, वेज़र बोला। हमें अल्फ्रेड मिलर को अपने ज़हनों पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से हम पहले ही सईदा कैंप में अपने 2 आदमियों से हाथ धो बैठे हैं। मेरा ख्याल है मोसाद के पास अल्फ्रेड के मामले से भी ज़्यादा अहम काम हो सकते हैं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अल्फ्रेड मिलर के खिलाफ तहकीकात ख़त्म कर दी जाए? जेरेमिया के हलक से गुर्राहट निकली। इसकी मुट्ठियाँ भींच गई थी और चेहरे के तासुरात बिगड़ गए थे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, वेज़र ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। हमें अंधेरे में टामक टोया मारने के बजाय ये मालूम करना चाहिए कि वो चाहता क्या है। अगर मुमकिन हो तो कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए। मसलन ये कि हम इसराइल में दाखिल होने वाले हर अजनबी शख्स पर कड़ी नज़र रखें। और मेरा ख्याल है अब इस मामले में मज़ीद बहस की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, जेरेमिया ने मेज़ पर घूंसा मारा। तुम लोग जो चाहो समझते रहो, लेकिन मैं अल्फ्रेड के वजूद को इसराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझता हूँ। इससे पहले कि वो अपने मंसूबे पर अमल करे, हमें हर सूरत में इसे तलाश करना है। अब तुम लोग जा सकते हो। कहते तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। वो लोग एक एक करके कमरे से निकल गए और कैथी अपनी कुर्सी पर बैठी सोचती रही कि जेरेमिया कई बरसों से सलामा को तलाश में था। इसके मौत के बाद वो सुकून से नहीं बैठ सका और इसने अपना एक नया दुश्मन तलाश कर लिया है। केवल ही अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। आज दिन भर बारिश होती रही थी और इसे यूँ लगा था जैसे बारिश का सारा पानी इसकी हड्डियों में उतर गया हो। कुर्सी पर बैठे बैठे इसने अपने पैर हीटर की तरफ फैला लिए थे। इसके साथ इसके होंठों से किरासी निकल गई थी। घंटे की तकलीफ फिर शुरू हो गई थी और इसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसके जिस्म के तमाम जोड़ अपनी जगह छोड़ रहे हैं। गुर्दे की तकलीफ भी पहले से दो चंद हो गई थी और दिल की तकलीफ में भी इजाफा हुआ था। इसने अपनी बीवी को खबरदार कर दिया था कि वो किसी भी वक्त लुढ़क सकता है। इसने पैर समेटते हुए मेज़ की दराज से लंच बॉक्स निकाल ली और मेज़ पर रखा अपना पसंदीदा शराब के साथ छोटे से लुक़्मे हलक से उतारने लगा। वो सोच रहा था कि वसीता में इसका शानदार मकान मुकम्मल हो चुका था और इसे बहुत अर्सा पहले अपने कारोबार से रिटायर होकर वसीता चले जाना चाहिए था। मगर वो जब भी प्रोग्राम बनाता, इंस्पेक्टर परीनी इसके आड़े आ जाता। इंस्पेक्टर हमेशा किवालई को ये सब्ज़ बाग दिखाता था कि अगर वो इसका फलां काम कर दे तो इंस्पेक्टर इसके बेटे को वक्त से पहले जेल से रिहाई दिला देगा। लेकिन इसने कभी भी अपना वादा पूरा नहीं किया था। पिछले जुम्मा को इंस्पेक्टर परीनी फिर आंधमका और किवालई को धमकी दी थी कि अगर इसने फलां काम नहीं किया तो इसका बेटा कभी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। किवालई को ये समझने में देर नहीं लगी थी कि इसके बेटे को सज़ा पूरी होने से पहले जेल से रिहाई नहीं मिलेगी और इंस्पेक्टर परीनी इसे इसी तरह ब्लैकमेल करता रहेगा। अब वो किवालई के तवज्जुह से उस शख्स पर हाथ डालना चाहता था जिसने आज रात के लिए किवालई को XP 100 पिस्तौल को ऑर्डर दे रखा था। किवालई का ख्याल था कि वो शख्स किराए का कातिल रहा होगा और गालिबन इसी किसी अहम शख्स को ठिकाने लगाने की खिदमत सौंपी गई होंगी जिसके लिए वो बेदरिक पैसा खर्च कर रहा था। किवालई ने अपने बेटे की रिहाई के लालच में इंस्पेक्टर परीनी को इस शख्स के बारे में बता दिया था और अब इंस्पेक्टर इसे गिरफ्त में लेने के चक्कर में था। किवालई को याद था कि 1963 में भी एक अजनबी नौजवान ने इससे मैनचेस्टर राइफल ख़रीदी थी जिसे 2 दिन बाद तुर्की एयरपोर्ट के करीब एक ऐसी जगह से गिरफ्तार किया गया था जहाँ वो झाड़ू में छुपा जनरल डिगाल के गैर मुल्की दौरे से वापसी का इंतजार कर रहा था। वो नौजवान किवालई से खरीदी हुई उस राइफल से डिगाल को ठिकाने लगाना चाहता था। इस नौजवान की गिरफ्तारी से किवालई की रातों की नींद उड़ गई थी, लेकिन 3rd डिग्री के बावजूद इस नौजवान ने पुलिस को ये नहीं बताया था कि इसने राइफल कहाँ से हासिल की थी। नौजवान जिसने किवालई को XP 100 पिस्तौल का ऑर्डर दिया था, इसके ख्याल में इसी कबील का आदमी था। इसी यकीन था कि वो अकेला ही था और इसने अपने हमजाद को भी इस प्रोग्राम के हवा नहीं लगने दी थी। यही सोचकर इसने इंस्पेक्टर परीनी को इसके बारे में इत्तला दे दी थी। इसे यकीन था कि अगर वो नौजवान पकड़ा गया तो कोई इसके बारे में पूछने नहीं आएगा और अगर कोई पूछता हुआ आया तो वो साफ कह देगा वो तो किसी ऐसे शख्स को जानता तक नहीं। इसने एक अक्लमंदी ये की थी कि इंस्पेक्टर परीनी को इस नौजवान का नाम नहीं बताया था, लेकिन इंस्पेक्टर परीनी ने फ़ौरन ही इस शख्स को गिरफ्त में लेने का मंसूबा बना लिया था। किवालई ये सब कुछ सोचते हुए खाना खाता रहा। इंस्पेक्टर परीनी ने इसे यह हिदायत की थी कि जब इस नौजवान के आने का वक्त हो
तो वो खाना खाने लगे ताकि उसे किसी किस्म का शुबा ना हो सके। इससे आज दोपहर के वक्त इस नौजवान की टेलीफोन कॉल आई थी और इसने दरियाफ्त किया था इसकी चीज़ का बंदोबस्त हुआ ही नहीं। केवल एक का जवाब इस बात में पाकर इस नौजवान ने कहा था कि वो शाम 7 बजे आएगा। मजीद कुछ कहे बगैर इसने सिलसिला मुनक़ते कर दिया था। इसके 1 मिनट बाद ही केवलई ने फ़ोन पर इंस्पेक्टर परीनी को सब कुछ बता दिया था और इंस्पेक्टर परीनी ने इसे हदायत देते हुए कहा था कि वो नौजवान जैसे ही इसके दफ्तर में दाखिल होगा वो लोग इसे गिरफ्त में ले लेंगे। शाम का अंधेरा फैलते ही इंस्पेक्टर परीनी निस्फ दर्जन आदमियों को लेकर पहुंच गया। इनमें से 2 तो कबाड़ के ढेर में छुप गए। वो 4 ने इसके दफ्तर के इर्द गिर्द वर्कशॉप वाले शेड में पोजीशन संभाल ली। केवलई को हदायत कर दी गई थी कि वो अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले। केवलई ने दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा। 6:55 हो रहे थे। दफतन इसे इस नौजवान की धमकी याद आ गई। उसने कहा था कि यहाँ किसी की आमद के और सौदे के बारे में इल्म होना चाहिए। उसके लेजे में खंजर किसी काट महसूस करते हुए केवलई कांप उठा और हाथ में पकड़ा हुआ डबल रोटी का टुकड़ा मेज़ पर रखकर पतलून से हाथ साफ करने लगा। इसके मुंह में मुझे लुकमा कांटों की तरह हलक में अटक गया था। इसने शराब के घूंट से लुकमा व मुश्किल हलक से उतारा और बोतल मेज़ पर रखी थी कि फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। वो चल में फ़ोन को घूरता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, इसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी। गॉर्डन बोल रहा हूँ। रिसीवर पर वही मखसूस आवाज़ सुनाई दी। मैं आज नहीं आ सकता, कल इसी वक्त आऊँगा। सुनो मोसियो। केवलई ने जवाब में कुछ कहना चाहा लेकिन लाइन बेजान हो गई। केवलई के मुंह से एक गंदी सी गाली निकल गई। इसने रिसीवर पटक दिया और उसका दरवाजे की तरफ बढ़ गया। परीनी, वो दरवाज़ा खोलकर चीखा। इंस्पेक्टर परीनी। एक साया तारीकी से निकलकर इसके करीब पहुंच गया। क्यों चीख रहे हो? वो इंस्पेक्टर परीनी था। मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? इस तरह चीख चीख कर सारा काम बिगाड़ दोगे? पहले मेरी बात तो सुन लो। केवलई के लहजे में भी नागवारी थी। उस बदमाश ने अभी भी फ़ोन किया है, वो आज नहीं आएगा। क्या वाकई? इंस्पेक्टर परीनी ने मुश्तबा निगाहों से उसको देखा। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अगर ऐसी बात है तो तुमने घंटी की आवाज़ तो खुद सुनी होगी। केवल इसकी बात काट दी। मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? तुम वही शख्स हो जो मेरी बेटी की रिहाई दिलवा सकते हो। इंस्पेक्टर परीनी चलने से घूरता रहा। ठीक है, वो कहते हुए हाथ में पकड़ा हुआ वो टोकी तो मुझो हो गया। इसके खामोश होते ही चंद साए तारीकी से निकलकर सामने आ गए और खामोशी से बाहर जम रास्ते की तरफ बढ़ गए। हम शाम का अंधेरा फैलते ही आ जाएंगे। मर जाने के बाद तुम कम से कम 10 मिनट अपने दफ्तर में रुकोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी हमारे साथ देख लिया जाए। बूढ़ा केवलई चलन में वहीं खड़ा इंस्पेक्टर परीनी इसके आदमी को जाते देखता रहा, फिर दरवाज़ा बंद करके अपनी कुर्सी पर आन बैठा। केवलई के दफ्तर के सामने सड़क की दूसरी तरफ वाक़ एक इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़ा अल्फ्रेड मिलर ये सब कुछ देख रहा था। इसकी आंखों से जर्मनी की बनी हुई दूरबीन लगी हुई थी जिससे तारीकी में भी देखा जा सकता था। इंस्पेक्टर परीनी और इसके साथी 2 प्राइवेट कारों में बैठकर जैसे वहाँ से रुखसत हो गए। अल्फ्रेड वहाँ से हटकर तेज कदम उठाते उस खाली अपार्टमेंट से निकलकर लिफ्ट में दाखिल हो गया। जब वो इमारत से बाहर निकला तो मोड़ पर पुलिस की गाड़ियों की टैलेट अब भी नजर आ रही थी। वो सड़क अबूर करके केवलई के दफ्तर की तरफ चलता रहा। शेड में बंधा हुआ कुत्ता इसे देखकर भौंकने लगा, लेकिन अल्फ्रेड इसकी परवाह के बगैर आगे बढ़ता रहा। इसने जैसे ही दफ्तर के सामने छोटे से चबूतरे पर कदम रखा, दरवाज़ा खुला और केवलई बाहर झांकते हुए बोला, तुम फिर आगे अब क्या चाहते हो? कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनकर वो समझ गया था कि परीनी वापस आ गया था। इससे पहले कि केवलई इसे पहचान सकता, मिलर ने इसे गले से दबोच लिया और धकेलता वो अंदर दाखिल हो गया। इसके साथ ही से दफ्तर का दरवाज़ा बंद कर दिया। केवलई ने मुज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन अल्फ्रेड का घोंसा इसकी गर्दन पर पड़ा और वो किराता वो फर्श पर ढेर हो गया। अल्फ्रेड ने इसे कोट के कॉलर से पकड़कर उठाया और कुर्सी पर धकेल दिया। ये क्या? केवलई ने एहतजाज करना चाहा, लेकिन आवाज़ इसके हलक में अटक गई। अल्फ्रेड ने इसके पेट और मुंह पर 3-4 घोंसे जड़ दिए थे। केवलई कराते हुए बकरे की तरह बिलबिला रहा था। इसकी नाक से बहने वाला खून होंठों को लाल कर रहा था और थोड़ी तक पहुंच गया था। अल्फ्रेड ने अभी तक मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला था। इसने आंखें तारीक शीशे वाले चश्मे के पीछे छुपी हुई थी और चेहरा बिल्कुल पुरसकून था। इसने कोट की जेब से नायलॉन की डोरी निकाली और केवलई के हाथ पीछे करके इसे कुर्सी से बांध दिया और मेज़ पर बिखरा हुआ खाना एक तरफ हटाकर दस्तरखान का गोला सा बनाया और इसे केवलई के मुंह में ठोंस दिया। वो चलने में केवलई की तरफ देखता रहा, फिर सीधा होते हुए सर्द लहजे में बोला, पिस्तौल कहाँ है? केवलई का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो कुछ देर तक सांस लेने के लिए मचलता रहा, फिर इसने सर से एक तरफ इशारा किया जहाँ मैले कपड़ों के नीचे बिल्कुल नए ब्रीफकेस का एक कोना नजर आ रहा था। यह मशवरा भी इसे इंस्पेक्टर परीनी ने दिया था कि मतलूबा पिस्तौल दफ्तर में रखा जाए ताकि इसे दिखाने के बहाने अजनबी को मसरूफ रखा जाए। अल्फ्रेड ने कपड़ों के ढेर के नीचे से ब्रीफकेस निकाल लिया। प्लास्टिक की एक रिंग में इसकी चाबी भी हैंडल से लटकी हुई थी। इसने ब्रीफकेस मेज पर रखा इसका ताला खोला
ब्रीफ केस का ढकना उठा जिसकी आंखें चमक उठी। ब्रीफ केस में बिछे हुए गुलाबी रंग के फोम पर जो मैग्ना XP100 पिस्तौल रखा हुआ था। इसके साथ ही एक खाने में गन साइट और दूसरे खाने में एक डिब्बे रखी हुई थी जिस पर इशारिया 221 फायरबॉल 25 कारतूस लिखा हुआ था। अल्फ्रेड कुछ देर तक पिस्तौल पर हाथ फेरता रहा। इसका हाथ दस्ते पर जम के दूसरे लम्हे एक हल्के से झटके से पिस्तौल बाहर निकाल लिया। इसने बोल्ट को आगे पीछे हिलाकर देखा, फिर पिस्तौल को मेज पर रखकर गोलियों वाली डिब्बियाँ उठा ली। एक गोली निकालकर पिस्तौल के चैम्बर में डाली और बोल्ट बंद कर दिया और फिर बैरल पर दूरबीन फिट करके पिस्तौल को दोनों हाथों से पकड़कर बूढ़े कीवाली के सामने खड़ा हो गया। कीवाली दहशत ज़दा तो पहले ही था। खौफ की शिद्दत से इसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। इसका चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा था। अल्फ्रेड चलम कीवाली की पेशानी का निशाना लिए खड़ा रहा। फिर इसने पिस्तौल को नीचे झुकाकर बोल्ट पीछे हटाया और चैम्बर से निकलने वाली गोली मेज़ पर रखकर इसने बोल्ट बंद किया और ट्रैगर दबा दिया। हल्की सी क्लिक की आवाज़ के साथ इसने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिला दी। पिस्तौल को ब्रीफकेस में बंद करके इसने ब्रीफकेस दरवाजे के करीब रख दिया और बूढ़े कीवाली को झुक गया। इसने कीवाली की कोट के फ्लिप एक तरफ हटा दिया और स्वेटर की जिप खोलने लगा, फिर कमीज के बटन भी खोल दिए। कीवाली के सीने का एक हिस्सा बरहना हो गया। कीवाली दहशत ज़दा निगाहों से सब कुछ देख रहा था, मगर अल्फ्रेड ने शायद इसके चेहरे पर तवज्जो देने की जरूरत महसूस नहीं की थी और फिर इसने सीधा होते ही अपने कोट की आस्तीन 2-3 झटके दिए। आस्तीन से निकलकर जो चीज़ अल्फ्रेड के हाथ में आई, इसे देखकर कीवाली थर्रा उठा। इसने चीखना चाहा, मगर आवाज़ इसके हलक में ही घूमकर रह गई। अल्फ्रेड के हाथ में नजर आने वाली वो सुई इसने टेलीविज़न की एक फिल्म में देखी थी जिसे चीनी आमतौर पर एक्यूपेंचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्फ्रेड के एक हाथ सुई थी और दूसरे हाथ से वो दिल की तरफ कीवाली का सीना टूट रहा था। इसकी उंगलियां दो पसलियों के दरमियान उस जगह रुक गई जहाँ सीने में इसका दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। बिलाखिर अल्फ्रेड ने ऐनक उतार कर कुर्सी के करीबी फर्श पर रख दी और निगाहों से कीवाली की तरफ देखता हुआ बोला, तुम्हें पुलिस को मेरे बारे में इत्तला नहीं देना चाहिए थी। इसका लहजा नज़रों की तरह सर था। कीवाली कपकपा रहा था। अल्फ्रेड के हाथ में सुई कीवाली की 5वीं और 6ठी पसली के दरमियान खाल को छूने लगी। अल्फ्रेड की उंगली हरकत करती रही और सुई आहिस्ते आहिस्ते गोश्त को चीरते हुए कीवाली के दिल तक पहुंच गई। अल्फ्रेड सुई को आगे पीछे खींचता रहा। कीवाली अगर कुर्सी पर बंधा हुआ ना होता तो वो पूरे कमरे में लौटता फिरता। मुंह में कपड़ा ठूसा होने के बावजूद इसके हलक से खरखराहट की सी आवाज़ खारिज हो रही थी। बिलाखिर वो बेहिस हरकत हो गया। अल्फ्रेड सुई को अब भी आगे पीछे हरकत दे रहा था और जब इसे यकीन हो गया कि कीवाली ख़त्म हो चुका है, इसने सुई बाहर खींच ली। कीवाली के सीने पर खून का सिर्फ एक हल्का सा कतरा नमूदार हुआ। अल्फ्रेड को यकीन था कि पोस्टमार्टम के बावजूद कीवाली के सीने पर सुई का बारीक सा निशान देखा जा सकता था। अगर पोस्टमार्टम किया भी गया तो डॉक्टर इसे हाथ फेर कर केस ही करार देंगे। इसने कीवाली के सीने पर नमूदार होने वाला खून का कतरा साफ किया और कमीज के बटन बंद करके स्वेटर और कोट भी ठीक कर दिया। कीवाली के मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा निकालकर इसे मेज़ पर खाने के करीब ही फेंक दिया और रस्सी खोलकर इसे अपनी जेब में ठूंस ली। सुई को कीवाली के लिबास से साफ करके इसे कब्र में बंद करके पहरे की तरह अपने कोट की आस्तीन में छुपा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलने से पहले वो दरवाजे के करीब पड़ा हुआ ब्रीफकेस उठाना नहीं भूला था।